बच्चों गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए सबको जुड़ जाइए, लाइव जुड़िए सभी भाई बहन। कल हम लोगों ने सेक्शन कौन सा पढ़ा था? 200 पढ़ा था। 201 शुरू हुआ था लेकिन हो नहीं पाया था, यही बात है। 201 शुरू हुआ था, नाम लिखाया था लेकिन हो नहीं पाया था। बेसिकली 201 ये कहता है, 201 बेटा 1 मिनट में एक लाइन में समझ जाएंगे आप। 201 ये कहता है आपका, सिंपल सा एक लैंग्वेज में कहता है कि अगर कोई कंपनी, जल्दी जुड़िए बेटा, अगर ये जरा ये ना ये भी बदल दीजिए, ये भाई अपना लगा रखा है। अगर कोई कंपनी, 201 में ये कहा गया है कि अगर कोई कंपनी जो है वो 196 में उन लोगों को अपॉइंट करना चाहती है, उन लोगों को अपॉइंट करना चाहती है बेटा, है ना, जिन लोगों को अपॉइंटमेंट के लिए सीजी की अप्रूवल चाहिए। तो सीजी की अप्रूवल कैसे मिले? सीजी की अप्रूवल महेश भाई कैसे मिले आपको? सीजी के अप्रूवल कैसे मिले, कौन से फॉर्म में मिले, कितने दिन में मिले, कितना खर्चा करना होगा, तो उसके ऊपर वो कंसेप्ट है। आइए हम लोग शुरू करते हैं उसके ऊपर जो कंसेप्ट है। तो ये एक तो 201 रह गया था, अच्छा 202 भी रह गया था, 203 भी रह गया। अब छोटे छोटे टॉपिक रह गए हैं। आज उम्मीद करिए कि आज आप लोग ख़त्म ही कर लेंगे इसको, है ना। फिर क्वेश्चंस बनवाता हूँ आपको। शर्मा जी, निवांधन कुंवर, राखी जी, सब लोग बच्चे जुड़िए फटाफट, सभी भाई बहन जुड़ते चलिए, है ना। आप लोग इतने प्यारे भाई बहन हैं हमारे। चलिए साहब जुड़ जाइए। ये आपका टॉपिक है। इसमें 201 तो बहुत आसान है, मतलब बाकी जो सेक्शंस आप पढ़े ना बेटा, उसकी तुलना में लड्डू है, लड्डू सही में लड्डू है, आपको अच्छा लगेगा। ये देखिए 201 बेसिकली एक लाइन का तो है। 201 ये कहता है कि आपको जो रेमुनेशन, आपका जो अपॉइंटमेंट होगा, अगर आपकी अपॉइंटमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। अब यही बात है ना, कब सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए बताइए बेटा, कब चाहिए अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? सोचिए, ये है ना अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन केस सच अपॉइंटमेंट इज एट वेरिएंस टू कंडीशंस स्पेसिफाइड इन पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 5। द अपॉइंटमेंट शैल बी अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और फॉर्म नंबर MR2 हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल 7 ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट रूल्स 2014 इन विच एप्लीकेशन फॉर सीकिंग अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी मेड विद इन 90 डेज ऑफ सच अपॉइंटमेंट। ये आपने अगर कभी पढ़ा हो तो बताया था मैंने क्या क्या अप्रूवल चाहिए। 3 अप्रूवल चाहिए नॉर्मली। एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल चाहिए, दूसरा मेंबर्स का AGM में उसको अप्रूवल चाहिए। राकेश कुमार, ओके बेटा, राखी जी बहुत बहुत धन्यवाद, निवांधन, विजय, और आपने ये सब बातें पहले भी पढ़ा था। तो आइए आज हम लोग अपनी बात को शुरू कर लें। लेकिन आपको अच्छा लगता है अगर ये समझ में आता तो 196 में जो आप MWM की अपॉइंटमेंट करते हैं, MWM स्टैंड्स फॉर मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर एंड मैनेजर की अपॉइंटमेंट करते हैं, उसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग शुरू हो जाते हैं, है ना बेटा। हम लोग अपनी बातों को शुरू कर लेते हैं ताकि हम सबको कोई दिक्कत ना हो। अप्रूवल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके बेटा, अप्रूवल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट वाला कंसेप्ट है। तो इसके लिए 201 में डिटेल दिया गया है सेक्शन 201 में, जो लास्ट क्लास में आपने शुरू किया था, लेकिन समय अभाव में आपने टॉपिक तो लिख लिया था। तो बेटा राकेश कुमार, है ना, और बाकी जो हमारे राखी बच्ची है, आप बताइए कहाँ तक की बातें हो गई थी, कहाँ तक कंसेप्ट लिख लिए थे? 6 लिख रहे थे क्या? कौन सा बेटा कंसेप्ट लिख रहे थे? 6 लिख रहे थे या 5 लिख रहे थे? जरा एक बार मुझे बता दीजिए कंसेप्ट नंबर कौन सा था। 10 मिनट में सब आज ख़त्म हो जाएगा आपका। ओके सर आप पूरा लॉ लड्डू बता के पढ़ाते हो? नहीं ऐसा तो नहीं है, लड्डू हल्का मतलब करने की कोशिश पूरी होनी चाहिए, आपको भी अच्छा लगेगा। चलो तो एक बार कहाँ है भाई, कौन सा सेक्शन है, जल्दी बताओ, ख़त्म करा लो आज। ये आज ख़त्म हो जाए तब तो डायरेक्टर्स का एक लास्ट चैप्टर और रह गया है, उसे भी फिनिश कराना है। चलिए कम से कम बताइए बेटा, आप डायरेक्टर्स के कंसेप्ट्स को तो रगड़ दिए, अब उसके बाद क्या है? उसके बाद रिवाइज करा देना है।
खूब अच्छे से रिवाइज कराना है, नए टॉपिक शुरू करना है। ये बहुत आसान है, सॉरी बेटा, ये बहुत ही आसान टॉपिक है, फॉर्म्स एंड प्रोसीजर इन रिलेशन टू सर्टेन एप्लीकेशन सेक्शन 201। ये हमारा कंसेप्ट 8 चल रहा था, बहुत ज़्यादा पढ़ लिए भाई आप लोग। राखी जी कंसेप्ट 8 था सर, निवांधन जी बहुत अच्छे बेटा, राकेश भाई बहुत अच्छे बच्चे हैं, लेकिन बहुत लेट से आप जुड़े बेटा, तब तक आपका बहुत कुछ निकल गया था। खैर कोई नहीं, है ना, लॉकडाउन में हम लोगों ने इन बच्चों को शुरू किया था। आइए सर मैं देख रहा था रात सेक्शन 201, उसमें मात्र 2 सब सेक्शन है। 201 में मतलब बेयर एक्ट से मैं देख रहा था, उसमें मात्र 2 सब सेक्शन हैं ही 201 में। और पहला जो सब सेक्शन है वो कहता है अप्लाई करना है सीजी के पास अप्रूवल के लिए। अच्छा, प्रायर अप्रूवल नहीं है, मज़े की बात है, आप अपॉइंटमेंट कर दो और तब सीजी के पास जाओ। सर ये तो गलत बात है, 90 दिन में, अपॉइंटमेंट के 90 दिन में भी आप सीजी के पास जा सकते हैं, है ना बेटा। समझने के लिए मैंने आपको एक बात कही। तो यहाँ पे जैसे लिखा ना बेटा, ये लाइन सर, एवरी नोटिस मेड टू सीजी अंडर सेक्शन 196 शैल बी इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, ऐसे लिखा है, एंड मस्ट बी सबमिटेड विद द प्रिस्क्राइब्ड फी, है ना बेटा। और प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म और प्रिस्क्राइब्ड फी रूल 7 में दिया है। तो इतना तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन इतना तो याद हो सकता है कि सेक्शन 201 में 2 ही बात है। सब सेक्शन 1 कहता है हाउ टू मेक अप्लीकेशन, एंड सब सेक्शन जो 2 था वो कह रहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आवेदन देने से पहले, जो मैं बेयर एक्ट की बात कर रहा हूँ, मैं दिखाता तो आपको और ज़्यादा क्लियर होता बेयर एक्ट, है ना, वो ज़्यादा क्लैरिटी आती है। तो बेयर एक्ट में लिखा हुआ था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आप आवेदन देंगे, उस आवेदन के लिए 3 कंडीशन था जो आपके सॉरी बेटा बुक में दिया हुआ है। पहला कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन देने से पहले, बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, द कंपनी शैल गिव अ जनरल नोटिस टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, है ना, इंडिकेटिंग द नेचर ऑफ द एप्लीकेशन। हम किस लिए अप्लाई कर रहे हैं, कि हम इसलिए अप्लाई कर रहे हैं कि हम आपकी कंपनी में MWM की, अच्छा एक ध्यान रखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल और भी बहुत सारे सेक्शंस में चाहिए, वहाँ पे MR2 या वहाँ पे सेक्शन 201 की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करने की ज़रूरत है। वहाँ पे जो उसके रेलिवेंट कंडीशंस हैं उसको पूरा करना है। जैसे और भी बहुत सारे जगहों पे सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, बहुत छोटा एग्जांपल है सॉरी, जब एक पब्लिक कंपनी अपने आप को प्राइवेट में कन्वर्ट करती है, तो हम जब स्टूडेंट थे तो सीजी था बाद में NCLT हुआ, और अब NCLT फिर खत्म मतलब NCLT का पावर फिर छीन लिया सीजी ने, अपने पास ले लिया। व्हाट आई वांट टू से, पुनः मुस्को भवा, मतलब जो पावर कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी, ये हम लोग इंटर में पढ़ाते हैं बच्चों को, अपने भाई बहनों को। तो वहाँ पे हम लोग पढ़ते थे, मैं जब स्टूडेंट था आपकी तरह, तो पहले था सीजी का अप्रूवल चाहिए कन्वर्जन के लिए। फिर आया मतलब जो नई कंपनी देखता उसमें NCLT का अप्रूवल चाहिए, फिर NCLT से छीन के पावर सीजी के पास चली गई। तो क्या वहाँ भी सीजी से अप्रूवल लेने के लिए यही MR2 जाएगा? नहीं सर, वहाँ पे INC जाता है, INC 24, 25 कुछ फॉर्म्स हैं। व्हाट आई वांट टू से, सीजी का अप्रूवल कंपनी एक्ट में कदम कदम पे पड़ सकती है, बट यहाँ जो MR2 है, सेक्शन 201 है, रूल 7 है, इसका अप्लीकेबिलिटी तब बनता है जब जो एप्लीकेशन आप दे रहे हैं सीजी के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सॉरी, जो आवेदन दे रहे हैं वो ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ, यू आर अपॉइंटिंग ए पर्सन एज ए MWM, और वो बंदा जो है वो शेड्यूल 5 के फर्स्ट पार्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहा है ना, शेड्यूल 5 के फर्स्ट पार्ट के रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहा है। और शेड्यूल 5 फर्स्ट पार्ट की रिक्वायरमेंट सेक्शन 196 में ही दिया हुआ था। ये लाइन वही मतलब है, लिखा है बिफोर एनी एप्लीकेशन मेड बाय कंपनी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 196, अ जनरल नोटिस टू द मेंबर्स ऑफ कंपनी शैल बी इशूड बाय ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी इंडिकेटिंग द नेचर ऑफ द एप्लीकेशन प्रोपोज टू बी मेड। तो इसमें कुछ नहीं है, ये कंडीशंस है। मैं आपको और अच्छा शायद लिखवा पाऊँ इसको, कंडीशन देना है। अच्छा, भाई ने आज इतनी अच्छी तारीफ कर दी तो हमें
उस तारीफ को जस्टिफाई भी करना है। उसके अलावा अब ये एक तो कह दिया पहला कंडीशन, आप पहला ही समझिएगा कि नोटिस देना है ना, नोटिस में आवेदन का वो नेचर बताना है। दूसरा जो कंडीशन है बेटा, जो तीसरा आपके ध्यान दिख रहा है कि ये नोटिस देना कैसे है। इस नोटिस को पब्लिश कर देना है एटलीस्ट वंस इन अ न्यूज़पेपर इन प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी की सिचुएटेड है, और वहाँ की जो भी लोकल लैंग्वेज है, और एक इंग्लिश में भी आपको, है ना। द सच नोटिस शैल बी पब्लिश्ड, विज्ञापन भी कर देना है। और अटैचमेंट ऑफ नोटिस विथ एप्लीकेशन, द कॉपीज ऑफ नोटिस टुगेदर विथ अ सर्टिफिकेट बाय द कंपनी एज टू द ड्यू पब्लिकेशन देयरऑफ शैल बी अटैच टू द एप्लीकेशन। अच्छा, मैं समझ गया सर। अटैचमेंट ऑफ नोटिस, आपने जो नोटिस मेंबर्स को दिया है, आपने जो पब्लिश किया है पब्लिकली, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जब आवेदन देंगे ना, उसके साथ अटैच करना है। अब इस बच्चे ने तो बहुत अच्छी बात तारीफ कर दी हम सभी भाई बहनों की, तो क्या मैं आपकी तारीफ नहीं करूं? तो आप सभी भाई बहन मुझे बताइए, अगर देखा जाए तो 201 में मात्र 2 सब सेक्शन है। सब सेक्शन 1 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए, 196 में एमडब्ल्यूएम को अपॉइंट कर रहे हो, दिक्कत हो रही है आपको, जो रिक्वायरमेंट है एमडब्ल्यूएम को अपॉइंट करने के लिए, जो क्वालिफिकेशन है वो मीट आउट नहीं हो रही है। बोले नहीं सर, तो आप ऐसा करो ना, सीजी को अप्लाई कर दो। और सीजी को अप्लाई करने से पहले 3 कंडीशन है सर। पहला, एक तो मेंबर्स को नोटिस भेज दो, दूसरा वो नोटिस की कॉपीज को सॉरी बेटा पब्लिश कर दो, और तीसरा जो नोटिस है और जो पब्लिकेशन है, इन दोनों का जो प्रूफ है, जो आपने नोटिस भेजा और जो पब्लिकेशन किया न्यूज़पेपर में, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जब आवेदन करोगे ना, तो सिर्फ फॉर्म मत देना, एप्लीकेशन फॉर्म मत देना, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ इसको भी अटैच कर देना। यही छोटा सा पॉइंट है बेटा, जो हमारे पास समझने के लिए जानकारी थी। तो ये तो बहुत छोटा है, आज की क्लास तो काफ़ी एनर्जेटिक आपकी होने वाली है, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, है ना सर? कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका पूरा मैं फिनिश करा देता हूँ। आइए दोस्तों, कंसेप्ट आपने कहा 8 चल रहा है, और उसी में हम लोग आगे बढ़ रहे थे। कंसेप्ट 8 में आपने क्या शुरू करना है, फटाफट देखिए। कंसेप्ट 8 में क्या है आपके पास? हाँ जी निवांधन साहब, इसमें ये लिखा हुआ है मैनर एंड फीस फॉर application to manner and fees for application to GVETA to CG with respect to appointment of किसकी अपॉइंटमेंट ऑफ MWM या वेरिएंस in terms of variance in requirements of part 1 of शेड्यूल 5। आपने ये तो समझ ही लिया। अब मैं बात करता हूँ सेक्शन की। 201 है, आज ये ख़त्म कर लीजिए बेटा, पूरा छोटा टॉपिक अब रह गया है। आइए मैं ख़त्म करा देता हूँ मेरे भाई बहनों को अपने। 201 प्लस रूल 7 है। रूल 7 इसी का होगा, जो अपॉइंटमेंट एंड रेमुनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल है ना बेटा, ये है। तो आप जैसे बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला है फॉर्म एंड फीस फॉर एप्लीकेशन। आवेदन के लिए जो फॉर्म है, फी है, उसकी बात है। फॉर्म एंड फीस फॉर एप्लीकेशन सेक्शन 201 सब सेक्शन 1 ये आपके सामने है। फॉर्म एंड फीस फॉर एप्लीकेशन सेक्शन 201 सब सेक्शन 1 है। और सभी भाई बहन समझिए, इफ CG's approval is required while appointing, एक लाइन का है बेटा, एक लाइन का है। while appointing, अगर CG के अप्रूवल चाहिए while appointing
बेटा कुछ बच्चे जो नए हैं उनको दिक्कत होती होगी, थोड़ा हम लोग कोड यूज करते हैं MWM मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर। बाय variance in requirements of by variance in requirements of part 1 of schedule 5, then the company has to apply within 90 days inform MR2 along with prescribed fee, प्रिस्क्राइब्ड फी। ये हमारे पास टॉपिक है फॉर्म्स एंड फीज फॉर एप्लीकेशन। इफ CG अप्रूवल इज रिक्वायर्ड व्हाइल अपॉइंटिंग MWM बाय वेरिएंस इन रिक्वायरमेंट्स ऑफ, मतलब यू आर जस्ट वेरिंग, अदरवाइज ये कंडीशनल है सर अप्रूवल। इस अप्रूवल एब्सोल्यूट नहीं है कि हर बार लेना है। इफ देयर इज सम वेरिएंस जो रिक्वायरमेंट्स है पार्ट वन में हम देखे थे 3-4 कंडीशंस थी, उसमें एक एज वाली कंडीशन थी जो आपको 196(3) में भी देखने को मिला था। एज वाले के लिए CG के अप्रूवल नहीं चाहिए, बाकी में अप्रूवल चाहिए होगा। जैसे था कि इकोनॉमिक ऑफेंस आपने किया है, उसमें आपके ऊपर 1000 रुपये से ज़्यादा की फाइन लग गई है, या आपने इकोनॉमिक ऑफेंस जो 16, 17 ऑफेंस, 19 ऑफेंसेस थे, याद कीजिए, अगर उसमें आपको 1 दिन का भी जेल हुआ है, या आप NRI को अपॉइंट करने चाहते हैं और आप ACZ में ऑपरेट नहीं करते हैं, तो उन सारे केसेस में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए होगा। और इसी चीज़ को समझना है अलॉन्ग विथ प्रिस्क्राइब्ड फी। अब फी कितना होगा अलग बात है। तो ये छोटा सा पॉइंट था। अब दूसरा लिखिए बेटा। जी बेटा, रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, ये रिक्वायरमेंट्स आप करके ही एप्लीकेशन CG के पास भेज सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन टू CG, ये भी खत्म हो गया आपका। छोटा छोटा टॉपिक है, सेक्शन 201(2). अच्छा है बेटा, मजा आ गया। तो सर 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं ऐसे ही सिखा देता हूँ। 3 रिक्वायरमेंट्स क्या है? एक तो कह रहा है बेटा आप सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी आवेदन देंगे इस सेक्शन के भीतर 201 सबसेक्शन 1 में आवेदन देंगे, तो आवेदन देने से पहले आपको एक बिफोर कंपनी जनरल नोटिस भेजना है। तो पहला लिखिए, इशू ऑफ जनरल नोटिस। मेंबर्स के नॉलेज में लाना है कि हम लोग CG को आवेदन दे रहे हैं। इशू ऑफ जनरल नोटिस, ये जनरल मीटिंग का नोटिस नहीं है, ये जनरल नोटिस है। जनरल नोटिस टू द मेंबर टू मेक देम अवेयर अबाउट द, ये आवेदन जो आप देंगे पर्पस क्या है? टू मेक द मेंबर्स अवेयर अबाउट सॉरी बेटा, नेचर ऑफ एप्लीकेशन, नेचर ऑफ एप्लीकेशन। इसको बेटा पब्लिश करिए। आप लोग भी लिखिए, लिखते नहीं, खाली लिखना नहीं है, आप लोग बोलिए भी। अब बोलने का है चैट के माध्यम से, बोलने का नहीं, लिखने का चैट पे। दूसरा, पब्लिकेशन ऑफ नोटिस। सभी भाई बहनें बताइए, क्या नोटिस को पब्लिश भी करना है? जवाब यस है। सच नोटिस जो मेंबर को भेजा है शैल ऑल्सो बी पब्लिश्ड। ऑल्सो पे हाईलाइट करिएगा, खाली मेंबर को भेजने और नहीं है सर, एंड है। सच नोटिस शैल ऑल्सो बी पब्लिश्ड। चलिए मेरे भाई, कम से कम, अच्छा जानते हैं इसको और मजा आता,
इसको मैं साथ में पढ़ा देता था, नहीं समझे? 196 पढ़ाया था, उसी समय पढ़ाता तो आपको और अच्छा लगता है ना बेटा, कि उसमें था ना कि पार्ट 1 के जो रिक्वायरमेंट है शेड्यूल 5 का, उसको ना पूरा करो तो क्या करना होगा। पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च नोटिस शैल ऑल्सो बी पब्लिश्ड इनटू 1, वही पुराना END, इंग्लिश न्यूज डेली, इंग्लिश न्यूज डेली, END, सच इंग्लिश न्यूज डेली एंड 1 प्रिंसिपल लैंग्वेज। बड़ी दिक्कत हो सकती है, किसी भारत के किसी डिस्ट्रिक्ट का मुख्य लैंग्वेज इंग्लिश हो तब, कौन सर ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा, और होगा भी तो 2-2 बार पब्लिश कर दो। मतलब बच्चे कहते हैं ना केरला में अगर हो तो सर केरलाइट तो बहुत इंग्लिश बोलते हैं, सर ऐसा नहीं है सर, प्रिंसिपल लैंग्वेज नहीं होगा सर उनका, है ना, मुख्य भाषा हिंदी ही है सर। खैर, such notice shall also be published into 1 END and 1 principal language of the district where registered office is situated. Office is situated. धन्यवाद बेटे। लास्ट पॉइंट, last one is really simple, attaching the copy of notice जो पॉइंट 1 में है यहाँ पे, प्लस प्रूफ ऑफ पब्लिकेशन, पेपर की कटिंग, पेपर का कटिंग और सब अटैच कर दीजिए। प्रूफ ऑफ पब्लिकेशन in the application form that is MR2। तो ये बच्चा वाला टॉपिक था, प्रोसीजरल है, इसमें कुछ ऐसा नहीं था जो राजीव सिंह ने पढ़ाकर बहुत बड़ा कमाल कर दिया या आपने पढ़ के बहुत बड़ा धमाल कर दिया, ना तो कमाल हुआ ना धमाल हुआ। अब आइए एक ऐसे टॉपिक पे जो शायद हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था और बहुत दिक्कत हुई थी। एक बार हम लोग पढ़े थे एक टॉपिक की क्या डायरेक्टर को कंपनसेशन मिल सकता है, और उस समय मेरे दिमाग में आने लगा यार डायरेक्टर को क्यों कंपनसेशन मिलेगा। जैसे परमानेंट ऑफिस तो इन्हीं 3 की होती है, परमानेंट बोले तो मतलब एम्प्लॉय की तरह जो काम करते हैं, है ना बेटा। MWM ही तो होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर। तो इसमें हम लोगों ने एक दिन बेटा पूरा समय भी लिया था, लेकिन वो कंसेप्ट कुछ और था साहब, और उसको आज रिलेट भी कराना है, वो कंसेप्ट भी रिलेट कराना है एक बार और दोबारा से। अब सर खुशियों का दिन आया है और जो मांगा वो पाया है, तो कंसेप्ट 9 की तरफ हम लोग सॉरी कदम बढ़ाते हैं। कंसेप्ट 9 क्या है? कंसेप्ट 9 सिंपली एक लाइन में है, ये कहता है बेटा कंपनसेशन फॉर लॉस। वाओ, बॉस को लॉस हुआ, बॉस बोले तो MWM, ये बॉस ही तो हैं। बॉस को लॉस हुआ क्योंकि उनको कह के लाया गया था कंपनी में कि अब 5 साल तक चलेंगे कंपनी में, लेकिन 2 साल बाद ही कंपनी उनको रिमूव कर दी, 2 साल बाद ही कंपनी उनको लात मार कर हटा दी, और उनकी कोई गलती भी नहीं थी, तब भी कंपनी लात मारी। आज मैं पढ़ाऊंगा अगर गलती होती है और तब लात मारा जाता है तो वहां पे कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता। कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस ऑफ MWM। MWM मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर। बॉस को हुआ लॉस, वाह, बॉस को हुआ लॉस, ऑफिस से जल्दी जाने के चलते लॉस हुआ, है ना बेटा, उनको हटा दिया गया। तो बेटा इसमें दो, पहले तो ये समझिए कि लॉस, ये जो
लॉस ऑफ ऑफिस है या जो टर्मिनेशन हो रहा है आपका एम्प्लॉयमेंट प्री मैच्योर टर्मिनेट कर दे रही है कंपनी और आपकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि हो सकता है वो कंपनी अपने आप को किसी और को बेच दी। वो कंपनी जिसमें जैसे मान ली मैं एक्स लिमिटेड हूँ सर एक्स लिमिटेड हूँ सर, और एक्स लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया सर वाई लिमिटेड, समझने के लिए, और अब्जॉर्ब कर लेगा वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड को। राजीव सिंह यहाँ पे मनहूस एमडी हूँ मैं जैसे एमडी बना इसको टेक ओवर कर लिया। अब सवाल उठता है जब ये टेक ओवर हो गया तो मेरी पोस्ट खत्म हो जाएगी। एक तो होता है कि है ना मेरे को यहाँ भी पोस्ट मिल जाए वाई लिमिटेड में नई वाली में, तब नहीं कंपनसेशन मिलेगा। अगर मेरा एक जगह से ऑफिस खत्म हुआ एज पर द स्कीम ऑफ है ना अमलगमेशन या मर्जर एक्सेट्रा, और जो अमलगमेटेड कंपनी है मुझे फिर से एमडी का डब्ल्यूटीडी या मैनेजर का जो पोस्ट मेरा एक्स लिमिटेड में था वो पोस्ट है ना कुछ समय के लिए मेरे को रिजाइन करना पड़ा। और बल्कि जब ये नई कंपनी बनी या नई जो जैसे होता है ना मर्जर करते हैं, मैं ए लिमिटेड में डायरेक्टर था, एमडी था, और ए लिमिटेड बी लिमिटेड मर्ज करके सी लिमिटेड बना दी। सी लिमिटेड में भी मेरे को एमडी रखा गया। आज सर देखिए ना सर एक बात कर रहा हूँ, जैसे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है और कौन कौन सी बैंकें हैं, इनको मर्ज कर दिया गया पीएनबी में, तो भाई एमडी तो एक ही होगा ना। अब ओरिएंटल बैंक के एमडी को बुरा मत मानिएगा, शायद छोड़ना पड़ जाए। ओरिएंटल बैंक के एमडी को या जो भी उसका बैंक है जिसके साथ पीएनबी जो पीएनबी में जिसको मर्ज कर दिया गया, उसके तो बहुत सारे ऑफिसर्स को छुट्टी हो जाएगी या उनको एकोमोडेट किया जाएगा। क्या कर सकते हैं सर, पीएनबी का एमडी अलग था, पहले ओरिएंटल का भी अलग रहा होगा, समझने के लिए बेटा। तो ये छोटा सा पॉइंट है, आपको मजा आए तो बताइएगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब आप बोलते हैं। ये देखिए कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस ऑफ एमडब्ल्यूएम, और पहले तो ये समझते हैं कि दिस सेक्शन डजंट सेज फॉर कंपनसेशन फॉर द लॉस ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। अगर आप डायरेक्टर का ऑफिस लॉस होता है किसी कारण से, आपकी डायरेक्टर की ऑफिस खत्म हो जाती है, आपसे छीन लिया जाता है, तो उसकी कंपनसेशन की बात यहाँ नहीं है। उसकी भी कंपनसेशन लेकिन आजकल मिलने लगी है, वो कंपनसेशन आपको मिलता है सेक्शन 191 में। मैं आज जरूर एक बार और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। 191 जिसमें वही होता था बेटा टेक ओवर, उसमें भी होता था, लेकिन उसमें बेटा एमडब्ल्यूएम के लिए नहीं था, या उसमें हर डायरेक्टर के लिए था, यूं कहिए है ना। एक डायरेक्टर को दो दो जगहों पे कंपनसेशन मिल सकता है अगर आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। एक तो एक्सक्लूसिव आपका सेक्शन 202 है ही, साथ ही साथ सेक्शन 191 भी था। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग समझते हैं क्या जानकारी है ना बेटा। यहाँ पे कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ एमडब्ल्यूएम ऑफिस ऑफ, तो सबसे पहले तो लिखिए बेटा स्कोप या हु इज एलिजिबल, मतलब हु इज कवर्ड अंडर सेक्शन 202 फॉर कंपनसेशन, हु इज एलिजिबल यहां पे लिखिए। सेक्शन 202 प्रोवाइड्स फॉर कंपनसेशन, provides for compensation. Section 202 provides for compensation for loss of office, for loss of office of MWM, MD और होल टाइम डायरेक्टर, और सी है मैनेजर और मैनेजर। इतना ही लिखा है सर। सिंपली सेक्शन 202 डजंट कवर 202 डजंट कवर एनी अदर डायरेक्टर, जैसे एमडी भी तो डायरेक्टर है, एनी अदर डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, एनी डीज, पार्ट टाइम डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर्स, एनी डीज मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव। इवन इंडिपेंडेंट जो होता है ना बेटा, वो भी नॉन एग्जीक्यूटिव ही होता है। तो ये छोटा सा पॉइंट है, अगर आपको मेरी बात समझ में आ जाए। सर एमडी भी डायरेक्टर होता है, डब्ल्यूटीडी भी डायरेक्टर होता है, होना ही चाहिए। मैनेजर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता,
इसलिए इन्होंने लिखा ये 3 को ही कंपनसेशन दिलाएगा, और वो भी तब दिलाएगा किन कारणों से दिलाएगा सर, मतलब सर्कमस्टांसेस इन विच कंपनसेशन बिकम्स पेबल, किन परिस्थितियों में इन तीनों को या इन तीनों में से किसी एक को या तीनों को ही कंपनसेशन मिल सकता है। सेकंड लिखिए, सेकंड है सर्कमस्टांसेस व्हेन कंपनसेशन बिकम्स पेबल, किन परिस्थितियों में कंपनसेशन पेबल होगा, बिकम्स पेबल। सर किन परिस्थितियों में आपको कंपनसेशन मिलेगा, तो यहां पे लिखिए द एलिजिबल पर्सन्स। अब कौन एलिजिबल है आपको पहले से पता है ना, डायरेक्टर छोड़ के सब एलिजिबल है। द एलिजिबल पर्सन्स may get compensation। अब कितना मिलेगा, किस आधार पर निकलेगा और कब नहीं मिलेगा, 3 और सिनारियो है, ये भी खत्म। आज आप लोग बड़ी स्पीड में हैं बेटा। एलिजिबल पर्सन में गेट कंपनसेशन ड्यू टू लॉस ऑफ ऑफिस, वाव, लॉस ऑफ ऑफिस आप समझते ही हैं, और रिटायरमेंट फ्रॉम ऑफिस। बेटा राखी जी कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही चीज 2 बार लिख देते हैं लोग बात, लॉस ऑफ ऑफिस, रिटायरमेंट फ्रॉम ऑफिस, और अभी इसको खुशी नहीं है, बट छोड़ो बेटा यही रहने दो, बच्चा परेशान कर देगा मुझे। तीसरा, अब हमें समझना है कि कंपनसेशन जो आपको मिलेगा है ना, एलिजिबिलिटी तो आपने पढ़ा कि किसको मिलेगा, बताइए दोस्तों किसको मिलेगा। यहां पे लिखा नहीं है आपने, नहीं लिखा, थोड़ा कंजूसी कर दिया आपने, ये 202(1) कर दीजिए, सॉरी बेटा ये कंजूसी कर दिया आपने, 202(1), और ये जो सर्कमस्टांसेस है वो भी 202(1) का ही पार्ट है। सर ने अलग अलग लिखा, आप ब्रैकेट खोलेंगे तो एक ही साथ आपको मिलेगा, है ना सर, एक ही साथ मिलेगा। अब थर्ड में आइए, थर्ड में बेटा आपके बुक में जो दे रखा है वो ये दे रखा है कि कब कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो 6 केसेस है जहां पे आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा, 6 केसेस है बेटा, 6 केसेस के अलावा आपको मिलेगा। तो 6 केसेस कौन कौन से हैं, जब आप खुद ही छोड़ के चले जाते हैं, हमने हटाया नहीं, भाई आप खुद छोड़ के जाएं या हम हटाएं, आप प्री मैच्योर, आपका ऑफिस तो खत्म हो ही रहा, आपका एम्प्लॉयमेंट 5 साल के लिए था, आप 2 साल बाद खुद ही छोड़ के चले गए, तो ये चीज सीखने की जरूरत है आपको। तो ये क्या है, पहले इसी को देख लेते, थोड़ा सब सेक्शन ठीक चलेगा। अब ये लिखिए, केसेस इन विच कंपनसेशन नॉट पेबल, केसेस इन विच कंपनसेशन नॉट पेबल, वो कौन सी परिस्थितियां हैं जहां पे कंपनसेशन आपको नहीं मिलेगा। केसेस इन विच कंपनसेशन नॉट पेबल, सेक्शन लिखिए 202 सब सेक्शन 2, वो कौन सी परिस्थितियां हैं जहां पे कंपनसेशन नॉट पेबल। तो यहां पे लिखिए, इसमें सिर्फ 5-6 कंडीशंस दे रखे हैं, और एक तो वही है जो भी मैं बताया था कि आप एक्स लिमिटेड में एमडी हैं, डब्ल्यूटीडी या मैनेजर हैं, और वो बेटा कोई कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग हुआ, एक्स लिमिटेड को खरीद लिया वाई लिमिटेड ने, या एक्स लिमिटेड मर्ज हो गई वाई लिमिटेड के साथ, या एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड मर्ज करके अपने आप में, है ना, ये अब्जॉर्ब हो गई, या एक्विजिशन हो गया, या टेक ओवर हो गया, और नई कंपनी कुछ बनी रिजल्टिंग कंपनी में, लेकिन आपको सेम पोस्ट पे रखा गया जो पोस्ट आप पुरानी, जैसे एक होता है ना एक्विजिशन, है ना, एक्वायर्ड कंपनी, एक्विजिशन, टेक ओवर एक्सेट्रा, तो कुछ उस तरह की बातें कह रहा है कि वहां आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। आपको 1-2 दिन के लिए भले जैसे यहाँ से रिजाइन किए पुरानी कंपनी से,
और नई कंपनी में अगले दिन आपका अपॉइंटमेंट हो गया, तो यहाँ पे किस बात का कंपनसेशन चाहिए? हाँ, अगर ये होता कि आपको पुरानी कंपनी छोड़ना पड़ा और नई कंपनी में भी आपको एकोमोडेट नहीं किया गया, तो बहुत सारी बातें हैं सर। आइए ना सर, सभी बातों को हम लिखते हैं, है ना। टोटल 6 सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पे आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो उनमें से पहला जो 6 में से है, जो मेरे को दिख रहा है आपके बुक से, पहला है रेजिग्नेशन, मतलब लॉस ऑफ ऑफिस रिजल्ट ड्यू टू रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन फ्रॉम, जी बेटा, existing company and appointment in, जी बेटा, appointment in resulting company, resulting company। आप अमलगमेशन जो होता है तो उसमें क्या है, जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसको छोड़ के आप जो रिजल्टिंग कंपनी, अमलगमेटेड कंपनी है, उसमें आपको MWM एक्सेट्रा मिल जा रहा है, तो आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। बी लिखिए, रेजिग्नेशन बाय डायरेक्टर हिमसेल्फ। आप कहते हैं कि जैसे हमारी कोई डायरेक्टर था, MD था, WD था, है ना, रेजिग्नेशन बाय MWM हिमसेल्फ। नहीं तो बच्चा फिर नाराज हो जाता है, अपने आप खुद आप रिजाइन कर दिए। दोनों में रिजाइन हुआ, यहाँ पे रिजिग्नेशन एक अंडरस्टैंडिंग के तहत हुआ कि आप एग्जिस्टिंग कंपनी से रिजाइन करेंगे और रिजल्टिंग कंपनी में हम आपको सेम पोस्ट देंगे। इसमें रिजिग्नेशन बाय MWM बाय हिमसेल्फ, आप खुद ही करें, मुझे नहीं काम करना इस कंपनी में, आपको फिर 202 में कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तीसरा है, जब आपकी ऑफिस वैकेट हो जाती है अंडर सेक्शन 167, वैकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर, ये हमने पढ़ाया नहीं है, अब तुरंत एक खत्म होगा, अब वहीं शुरू करना है। ऑफिस ऑफ डायरेक्टर अंडर सेक्शन 167 सब सेक्शन 1, ये क्या कहता है? वैकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर्स, ये एक लाइन का सेक्शन है बेटा, टॉपिक है, सॉरी। ये कहता है, आप जैसे पढ़ेंगे, अपने पढ़ाई नहीं है, एक शब्द है बेटा डिस्क्वालिफिकेशन, 164 में, झूठा ही बोलिए ना, 164 सेक्शन 164 में डिस्क्वालिफिकेशन है। 64 तरह के तो नहीं है, लेकिन याद रखने का तरीका, 164 में 64 तरह के डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं है, बट डिस्क्वालिफिकेशन की लिस्ट है। सर डिस्क्वालिफिकेशन आपकी तब चेक होती है जब आप अपॉइंट होते हैं, जब आप अपॉइंटमेंट होता है, अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर जब आपको अपॉइंट किया जाता है उस समय आपको, है ना बेटा सॉरी, अपॉइंट किया जाता है उस समय आपकी क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा चेक होती है। अब क्या होगा अगर कोई डायरेक्टर पहले अपॉइंट हो गया, अपॉइंटमेंट के समय वो क्वालिफाइड था और बाद में वो डिस्क्वालिफाइड हो गया, बाद में वो अपॉइंटमेंट के बाद और अपना टेन्योर पूरा होने से पहले वो डिस्क्वालिफाइड हो गया, तो लॉ कहता है भाई डिस्क्वालिफाइड हो गए, तो जिस दिन डिस्क्वालिफाइड हुआ उस दिन से आपका पोस्ट अपने आप ऑटोमेटिक खाली मान लिया जाएगा। तो जब भी वैकेशन आए ना, है ना, डिस्क्वालिफिकेशन वैकेशन में अंतर समझिए। जनरली डिस्क्वालिफिकेशन तब कहा जाता है जब अपॉइंटमेंट होती है, उसी समय हम चेक कर लेते हैं कि आप क्वालिफाइड है या डिस्क्वालिफाइड। आप अपॉइंट हो गए, उसके बाद सब्सिक्वेंटली यू गॉट अट्रैक्टेड बाय द, है ना, यू गॉट अट्रैक्टेड बाय द डिस्क्वालिफिकेशन, तो वहां पे वैकेशन होता है। वैकेशन के सामने लिखिए सब्सिक्वेंटली गेट्स डिस्क्वालिफाइड। अपॉइंटमेंट के बाद आप बड़ी अच्छी खुशी राजी से आप अपना काम कर रहे थे, सब्सिक्वेंटली गेट्स डिस्क्वालिफाइड, अपने आप आपका पोस्ट खाली हो जाएगा, रिजाइन भी और हटाने की जरूरत नहीं है। ABCD, थोड़ा आप लोग जवाब दीजिए बेटा। ABCD में ABC तो कोई भी बता सकता है, D बताइए। D है बेटा, D में जो लिखा है, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। D में लिखा है वेयर द कंपनी बीइंग वाउंड अप whether by an order of tribunal or voluntary provided that winding up was due to negligence or default of the director। वाओ, कंपनी बंद हो रही है, वाह रे वाह,
वाइंडिंग अप आइदर वॉलेंट्री आइदर बाय ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी। सर लिखने दीजिए, बहुत मस्त लिखा है, ऑफ एनसीएलटी और आइदर बाय ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी और वाइंडिंग अप हो रहा है, कंपनी बंद हो रही है, आइदर बाय ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी और दूसरा लिखिएगा वॉलेंट्री, आपकी कंपनी हो रही है बंद, आइदर बाय ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी और वॉलेंट्री, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी ड्यू टू नेग्लिजेंस, ओहो नेग्लिजेंस और डिफॉल्ट ऑफ डायरेक्टर। इसका मतलब है नॉर्मल वाइंडिंग अप हो रहा है, मेरी गलती नहीं है। अब विजय माल्या जी के चलते उनकी कंपनियां वाइंडिंग अप में चली गई, विजय माल्या साहब डायरेक्टर थे और उनके चलते उनकी कंपनियां वाइंडिंग अप में चली गई। अब ये कहने लगे सर 202 में कुछ कंपनसेशन दिला दो, सर कंपनसेशन मिलेगा नहीं, उल्टा आप दे दो 400 है ना ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए और आपके ऊपर बहुत सारी पेनाल्टी लगेगी, है ना बेटा। 47 होता है ना, 447 में उड़ा देंगे, ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ डायरेक्टर, ड्यू टू नेग्लिजेंस और डिफॉल्ट ऑफ द डायरेक्टर। बेटा यहां और लिख लीजिए ना, सॉरी बेटा, और डिफॉल्ट ऑफ द डायरेक्टर। तो इस तरह से आप बातों को सीख सकते हैं। वाइंडिंग अप डी हो गया। अब ई पॉइंट लिखिए, अगर समझ सके तो अच्छा लगेगा। ई पॉइंट क्या होगा, ई लिखिए। यहां पे बेटा एक और लाइन लिखा है ना बेटा, जब ब्रीच गिल्टी ऑफ फ्रॉड एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट रिलेशन टू ग्रॉस नेग्लिजेंस, है ना, और ऑफ ग्रॉस नेग्लिजेंस और ग्रॉस मैनेजमेंट, वाव सब बर्बाद करने वाली बातें हैं। इन द कंडक्ट ऑफ, है ना बेटा, कंडक्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी, वाव ग्रॉस मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस इन द मिसकंडक्ट ऑफ, misconduct of, negligence in the conduct of, sorry beta, conduct of affairs of the company, relevant company, यानी कंपनी वाइंडिंग अप में तो नहीं गई है। जैसे डी में तो कंपनी डायरेक्ट वाइंडिंग अप में इतना मस्त चलाया आपने कंपनी कि वाइंडिंग अप में पहुंच गई। ई में ऐसा नहीं है, लेकिन आप मेहनत कर रहे हैं कि वाइंडिंग अप में ही पहुंचा के छोड़ेंगे। ग्रॉस मिसकंडक्ट एंड नेग्लिजेंस इन द कंडक्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी, है ना बेटा, कंडक्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी और इट्स सब्सिडियरी कंपनी। कुछ इस तरह की बातें, सब्सिडियरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी और इट्स सब्सिडियरी कंपनी। बेटा डी और ई में बहुत अंतर तो ज़्यादा नहीं है, दोनों में ही गलत किया, लेकिन उसमें गलती कुछ ज़्यादा है। कंपनी को वाइंडिंग अप में भेज दी, इसमें कंपनी वाइंडिंग अप में नहीं गई है ना बेटा। और लास्ट लिखा है छठा, वाव, जब डायरेक्टर जिसको हटाया गया है, जिसका ऑफिस खत्म हो गया है, लॉस ऑफ ऑफिस हुआ है, उसने खुद ही इंस्टिगेट किया है, जैसे कुत्ता सोया हुआ है। निवांदन कुंवर भाई, राकेश कुमार जी, राखी जी, विजय राघव जी, हैं बेटा, कुत्ता सोया हुआ है। शर्मा जी आप भी समझिए, है ना, कुत्ता सोया हुआ है। अब निवांदन जाके उसके पूंछ पे पैर रख देता है, यार गर्मी का दिन है, उसको सोने दो ना आराम से, है ना, क्यों उसको इंस्टिगेट कर रहे हो, भड़का रहे हो, उकसा रहे हो। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है, एफ नंबर, ये भी मस्त है, एफ नंबर। एफ नंबर सर नोट हुआ था, ये ई नंबर था, अब एफ पे आइए। एफ क्या है ये यहां पे देखिए आप, एफ नंबर आखिर है क्या, एफ नंबर क्या है ये लिखिए। when the termination of office, termination of office या loss of office is result of
instigation, when the termination of office is result of instigation, क्या बोलते हैं इसको, प्रोवोकेशन फ्रॉम द डायरेक्टर साइड। मैं टॉपर्स में पढ़ाता हूं, नहीं समझे बात बेटा? भगवान सर ने मेरे को कोई बात कह दी, मुझे बुरा लग गया, तो मेरे को बर्दाश्त कर लेना चाहिए ना बेटा। आप एम्प्लॉय हो, कहीं काम करते हो ना, तो अगर आपका बॉस कुछ बोल भी दे और आपको जॉब बचानी है तो थोड़ा सर झुका के जी लेना चाहिए, कोई बुराई थोड़े। अरे बाबा कितना ईगो है आप लोगों के भीतर, कोई बुराई नहीं है भाई। उन्होंने बोला होगा, कोई दुश्मन तो है नहीं, इवन दुश्मन भी है तो भी आपको जॉब करना है कि नहीं। हमको किसी ने कुछ बोला, हम और उसमें 1% और, जैसे उसने 50% बात करी, हमने 70% कर दिया। सर मैं भी इंस्टिगेट कर दिया, मैंने इनिशिएटिव कर दिया, मैं ही आकर टॉपर्स वाले को परेशान करता हूँ, देखता हूँ कौन मुझे हटा सकता है। सर ऐसे थोड़े बोलना चाहिए, देखता हूँ मुझे कौन हटा सकता है ना, किसके है ना किसके पास इतना दम है। तो दोस्तों ये सब बातें आप कह रहे हैं और उसके बाद भगवान से ये बातें सुन लिए और आपको हटा दिए, तो सर ये आप ही की गलती है। सर ऐसा नहीं करना चाहिए। सर एक ना डेकोरम होता है, एक बेसिक प्रिंसिपल्स होती है, और वो तो सभी भाई बहनों को मेंटेन करना चाहिए। मैं तो यही सलाह दूंगा आपको, है ना, अगर आगे बढ़ना है तो। और इसमें कोई बुराई नहीं है। सर आप क्या कर रहे हैं बेटा? अब आइए सर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, कितना मैक्सिमम मिलेगा कंपनसेशन? बहुत सिंपल है, सुनिएगा। एक एग्जांपल से लेते हैं। एक बंदा 1/1/2020 में अपॉइंट हुआ, समझिएगा। इसका 5 साल का पूरा होगा, 31/12 देखो 20 पूरा ले लिया, 21, 22, 23, 24, 31/12/2024 बोथ इंक्लूसिव। अब सुनिए, हाँ जी निवांदन साहब, आप निवांदन कुंवर को करना, मैं तो वीर कुंवर सिंह के खानदान का हूं, ये करना मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा सर, है ना। मैं बेटे अब ये 1/1/2020 है और इसको लात मार के, मतलब उसकी कोई गलती नहीं है, फिर भी आपने उसको हटा दिया। इन 6 के अलावा किसी और कारण से हटाया, आपने उसको हटा दिया 1/1/2021 को। कितना उसका अनएक्सपायर्ड पीरियड था? 1 साल एक्सपायर्ड हुआ, 4 साल अनएक्सपायर्ड पीरियड है। जानते हैं लॉ क्या कहता है? मैक्सिमम जो कंपनसेशन मिलेगा फॉर लॉस ऑफ ऑफिस या प्री मैच्योर रिटायरमेंट शैल बी, है ना, शैल बी नॉट मोर देन, शैल बी लिस्ट ऑफ दिस टू, अनएक्सपायर्ड पीरियड और 3 years विच एवर लोअर अनएक्सपायर्ड। अच्छा एक चीज बताना सर, तो कितने साल का कंपनसेशन मिलेगा? सभी बच्चे बताइए, सभी भाई बहनें बताइए। 1/1/2020 को अपॉइंट किया गया 5 साल के लिए, अप टू 31/12/2024 5 साल हो गया। बट द MD, WTD और मैनेजर वाज रिमूव्ड ड्यू टू एनी रीजन अदर देन सब सेक्शन 2, जो 6 पॉइंट्स हैं इनके अलावे किसी और रीजन से हटाया गया, तो उसमें आपको 1 साल बाद ही हटा दिया गया, तो आपका अनएक्सपायर्ड पीरियड 4 साल है। तो क्या 4 साल के लिए कंपनसेशन मिलेगा? यहाँ पे इन्होंने सीलिंग लगा रखा है, मैक्सिमम लिमिट लगा रखा है और उसका फॉर्मूला है। तो पहला तो ये समझिए कि कंपनसेशन कितने टेन्योर के लिए मैक्सिमम मिल सकता है। जो आपका अनएक्सपायर्ड टेन्योर है, अनसर्व टेन्योर है, जो आपने भी सर्विस नहीं दिया, आप देते फ्यूचर में, या 3 years विच एवर इज लोअर। और दूसरा बेटा कि चलो हमें टेन्योर तो पता चल गया कि हमको 3 साल का मिलेगा या 2 साल का मिलेगा, निवांदन जी वो तो हमें पता चल गया। अब इस 2 साल में सैलरी किस रेशियो से मिलेगा? तो जो भी टर्मिनेशन से पहले, जो भी लॉस ऑफ ऑफिस से पहले आपका एवरेज सैलरी है उसके आधार पर मिलेगा। अमाउंट ऑफ कंपनसेशन शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज रेम्युनरेशन एक्चुअली अर्न्ड बाय हिम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 3 years, during a period of 3 years immediately preceding the date on which he is ceased to hold office। और अगर वो 3 साल से कम है तो एक्चुअल पीरियड। सर सुनिएगा, एवरेज निकालने के लिए भी है ना पिछले 3 साल का, लेकिन हमको 3 साल रहने कहाँ दिया गया? हमें तो 1 साल में रिटायर कर दिया गया। तो 1 साल में 12 महीने हुए ना, उसका एवरेज निकाल लो, है ना, उसका एवरेज निकाल लो। 1 साल में कितना मिला आपको जी? 20 लाख। 20 लाख मिला है, वाह। 20 लाख डिवाइडेड 12, 1 महीने का इतना हो गया। अब आपको जितने महीने का मिलना है
उसका 1 महीने का निकल गया, जितने महीने का एलिजिबिलिटी बनती है आपकी उतने महीने से उसमें जो अमाउंट निकला उसे मल्टीप्लाई करेंगे, उतना ही होगा। राखी जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो बहुत छोटा टॉपिक था, ये बहुत मजेदार नहीं था बेटा। लिमिट ऑन कंपनसेशन, कंपनसेशन कितना मिलेगा? अच्छा ये बताइए, कोई 1/1/2020 को अपॉइंट हुआ MD WTD मैनेजर और उसका जो वो नहीं होता बेटा, मेंबर्स ने अप्रूव ही नहीं किया, मेंबर्स ने अप्रूव नहीं किया जनरल मीटिंग में, तो भी आपका सीट खाली हो जाएगा। बोलो ना बेटा, सीट खाली देखो, तुम लोग खाली नेगेटिव याद रखते हो यार, इन कारणों से सीट खाली होगा तो कंपनसेशन मिलेगा नहीं। तो बच्चे पूछ सकते हैं ना कि और कोई कारण बताओ। सर मेंबर्स डिडंट अप्रूव्ड, मेंबर्स ने अप्रूव नहीं किया, तो भी तो आपका सीट खाली हो गया, क्योंकि हाँ आपने जो काम किया तो वो वैलिड होगा बट सीट खाली हो जाएगा। लिमिट ऑन कंपनसेशन, कमाल है सर। 202 सबसेक्शन 3, मजा आ गया। आज तो आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। आप सब लोग लिख के खुद से दिखाइए। पहले तो बताइए मैक्सिमम टेन्योर क्या होगा? मैक्सिमम टेन्योर मतलब कितने पीरियड के लिए मैक्सिमम टेन्योर फॉर विच कंपनसेशन विल बी गिवन? आप सब लोग लिख के बताइए। टॉप ये चैट क्यों बनाया गया? इसीलिए तो बनाया गया है, फॉर विच कंपनसेशन इज गिवन। ये चैट बॉक्स क्यों बनाया जाता है? आप ही के प्यार के लिए है। फटाफट बताइए, मैक्सिमम टेन्योर फॉर विच कंपनसेशन इज गिवन, अधिकतम टेन्योर जो कंपनसेशन जिसके लिए कंपनसेशन मिलेगा, मैक्सिमम टेन्योर फॉर विच कंपनसेशन इज गिवन। लिखो बेटा, मैक्सिमम टेन्योर फॉर विच कंपनसेशन इज गिवन। लिखिए यहां पे, लिस्ट ऑफ दीज टू लिखना चाहिए। पहला अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट और 3 years विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो भी कम है। ये हमारे पास है लिमिट ऑन कंपनसेशन, सेक्शन 202 सब सेक्शन 3। मैक्सिमम टेन्योर फॉर विच कंपनसेशन इज गिवन, लिस्ट ऑफ दीज टू, इन दोनों में से जो भी कम है, अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ ऑफिस और 3 years, और इसमें बेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सैलरी निकालने का बेस क्या होगा, व्हाट इज द बेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सैलरी, है ना, या कंपनसेशन अमाउंट, सॉरी बेटा, किस आधार पे कंपनसेशन की रकम तय होगी, क्या बताएंगे बेटा हमारा भाई बहन, किस आधार पे कंपनसेशन की रकम तय होगी? मैं बता देता हूँ किस आधार पे कंपनसेशन की रकम तय होगी, मैं बता देता हूँ सर। कंपनसेशन की रकम तय होगी, है ना, आपने जो एक्चुअल में सैलरी ड्रॉ किया है कंपनी से, है ना, इन द लास्ट 3 years एंड और शॉर्टर पीरियड, पिछले 3 साल में। जैसे मान लीजिए अगर आपने 4 साल का, जैसे मान लीजिए ये भी तो हो सकता है कि जैसे 1/1/2020 को आपको अपॉइंट किया गया और आपको हटाया जा रहा है एकदम लास्ट में, 6 महीना आपका पीरियड बाकी है, आपको हटाया जा रहा है 1 जून 2024 को, है ना, 7 महीना बाकी होगा ना, जून जुलाई, जून भी लेना होगा, तो ये तो 7 महीने हैं, तो आपका तो मतलब 5 साल में से 4.5 साल, रफली 4 साल कुछ महीने का आप सैलरी ले लिए हैं, तो एवरेज जो निकालना है लेटेस्ट सैलरी का निकालना है, लेटेस्ट जो रिटायरमेंट के समय आपकी सैलरी थी, और वो भी लेटेस्ट सैलरी भी उस महीने का नहीं जिसमें आप रिटायर हो रहे हैं, पीछे के 3 साल का, इमीडिएटली प्रीसीडिंग लिखा है बेटा, है ना, फ्रॉम द डेट ऑन विच ही सीज टू होल्ड ऑफिस, जिस पार्टिकुलर डेट को आपका टर्मिनेशन हुआ, जैसे 1 जून को हुआ तो 1 जून से पहले आपकी लास्ट सैलरी कब मिली होगी, मतलब मई का मिला होगा, 31 मई वाला, मई 24 से लेकर पीछे के 3 साल तक का ले लीजिएगा,
और उसका। बच्चे कहते हैं सर हमें तो 2-4 महीने बाद ही निकाल दिया कंपनी वाले ने, इतना अच्छा मैं काम कर रहा था, हमारी गलती भी नहीं थी। खैर एक बात मैंने मजाक में कहा, आपकी कोई गलती नहीं थी और आपको निकाल दिया और 2-4-5 महीने में, तो एवरेज जो निकालना है जो सैलरी का वो 2-4 महीने का ही होगा। यहाँ पे लिखिए द एवरेज सैलरी will be average of last 3 years of remuneration earned by such MWM. However, if a person has earned remuneration, आपने रेमुनरेशन कमाया है, earned remuneration, but for less than 3 years, अगर आपने 3 साल से कम के लिए अर्न किया है, देन रेमुनरेशन विल बी कैलकुलेटेड, मतलब एवरेज रेमुनरेशन कैलकुलेटेड बाय टेकिंग एवरेज अर्निंग ड्यूरिंग दैट पीरियड। ये छोटा सा पॉइंट है, छोटी सी बात है जो मैंने आपके साथ बात किया। समझ में आया हो तो बता दीजिए, फिर से एक बार क्लियर कर लीजिए क्या क्या बातें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। आपको समझ में आया तो बताइए। आपको मैक्सिमम टेन्योर मिलेगा 3 साल, उससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। जैसे अगर आपको जैसे ज्वाइन किया 1/1/2020 को और 1 मार्च को 2 महीने बाद ही आपको कंपनी हटा दी, आपकी कोई गलती भी नहीं बताया या मेंबर्स ने अप्रूव नहीं किया तो आपको हटना पड़ा, तो कंपनसेशन मिल सकता है वहाँ पे आपको। तो यहाँ पे छोटी छोटी बातें हैं। और इसमें ये बोला कि एवरेज सैलरी जो निकालेंगे अर्निंग्स, चूंकि देखो ना बेटा फॉर्मूला तो यही होगा कि भाई आपका कंपनसेशन क्या होगा, एलिजिबल टेन्योर मल्टीप्लाइड बाई एवरेज सैलरी। एलिजिबल टेन्योर का भी फॉर्मूला आपने समझ लिया भाई, आपका जो कंपनसेशन होगा वो यही होगा ना, कंपनसेशन अंडर सेक्शन 202 जो होगा वो यही तो होगा, है ना बेटा, टेन्योर गुना मल्टीप्लाइड बाई एवरेज रेमुनरेशन। अब टेन्योर जो है उसका फॉर्मूला आपने देख लिया, 3 इयर्स और अनएक्सपायर्ड पीरियड विच एवर इन लेस, और एवरेज रेमुनरेशन निकालने के लिए कह दिया एवरेज अर्निंग ऑफ लास्ट 3 इयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 इयर्स, है ना। यहाँ पे कैलेंडर नहीं है, जिस दिन आप जिस डेट को आपको हटाया गया वहां से पीछे के 12 महीने का लेकर 3 साल कर सकते हैं। तो ये छोटा सा पॉइंट है। आगे इसमें और कुछ लिखा नहीं हुआ है। इसके बाद लिखा हुआ है नथिंग, एक और लिखा है बेटा, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल डीम टू प्रोहिबिट द पेमेंट टू मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर एंड रेमुनरेशन सर्विस रेंडर्ड बाय हिम टू द कंपनी इन अदर कैपेसिटी। अच्छा ये कह रहा है कि ये शायद अगर आपने अदर कैपेसिटी में भी कोई सर्विसेज दिया है, जैसे आप कंपनी में एमडी भी थे और आप लॉ भी कर रखे थे, कंपनी को बहुत सारे मैटर्स में लॉ में लीगल मैटर में आपने डिफेंड किया है ना, वकील भी हैं और ये सब डिफेंड भी करते हैं। तो 5वां देखिए, 5वां भी शायद बेस्ट पॉइंट तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन जरूर पढ़ना चाहिए, है ना बेटा। राइट टू गेट remuneration for other, right to get remuneration for right to get remuneration for other services, सेक्शन 202 का सब सेक्शन 4 है। इसमें बेटा एक लाइन लिखा हुआ है
और बड़ा अच्छा लगा मुझे इस लाइन को। इसमें लिखा है नथिंग इन दिस सेक्शन, नथिंग मीन्स ओवरराइड कर रहा है। 202 में जो आप करें ना कि वो 6 केसेस में आपको नहीं देंगे, लेकिन हम अदर सर्विसेज दिए हैं। हो सकता है मैं डेटर्स की तरफ बदतमीजी किया हूं आपकी कंपनी में और आप मेरे को हटा भी दिए, तो उसके लिए तो कंपनसेशन नहीं देंगे। लेकिन अगर मैं लॉयर की तरह भी आपको कुछ अदर सर्विसेज दिया हूं और उसका जो कंपनसेशन बनता है वो तो आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे लिखिए राइट टू गेट रेम्युनरेशन फॉर अदर सर्विसेज। यहाँ पे कैसे समझाया जाए अदर सर्विसेज के लिए, ये देखिए इसमें लिखा है नॉट विथ स्टैंडिंग, नॉट विथ स्टैंडिंग, वाओ, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस सेक्शन। ये तो पावर आ गया बेटा। सब सेक्शन 4 1 2 3 की बैंड बजा दिया इन दिस सेक्शन, एक्ट नहीं, यानी सब सेक्शन 4 ओवररूल करेगा, बाकी की पिछली बातें जो पढ़े हैं उसको भूल जाओ। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड, शैल बी डीम्ड। आज हमारे वो भाई साहब नहीं जुड़े नेपाल वाले, हाँ जी, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रोहिबिट, शैल बी डीम्ड टू प्रोहिबिट, किसको प्रोहिबिट करने से बेटा, शैल बी डीम्ड टू प्रोहिबिट, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रोहिबिट, किसको बेटा, डीम्ड टू प्रोहिबिट द पेमेंट। अब कैसा पेमेंट लिखने दीजिएगा सर एक बार, द पेमेंट टू ए MWM of any remuneration for services rendered by him, for services rendered by him to the company in other capacity, in other capacity, to the company in other capacity। ये लाइन लिखा है बेटा, rendered by him to the company in other capacity, कोई और कैपेसिटी में है। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ सेक्शन 202(4) क्या कहता है। आपने हो सकता है आपका लॉस ऑफ ऑफिस के लिए कंपनसेशन ना मिले, क्योंकि वो 6 जो जो गलत तरह से बातें लिखी, अगर उस तरह की गलती आपके भीतर पाई गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनसेशन नहीं मिला लॉस ऑफ ऑफिस के लिए, तो आपने अदर सर्विसेज दिया वो नहीं मिलेगा। तो सर यही सब बातें लिखा हुआ है और एक आधा छोटा मोटा और भी पॉइंट्स है। अब ये बताइए दोस्तों, क्या आपको कुछ समझ में आया? इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एक न्यू सिलेबस में एक क्वेश्चन आया है, थोड़ा मैं आपको कराना चाहूँगा अपने भाई बहनों को, बहुत दिनों से आपने क्वेश्चन नहीं किया है, तो एक क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। एक क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरे पास है नहीं ये क्वेश्चन नंबर। आप ये समझिए क्वेश्चन नंबर के बदले में अटेम्प्ट डाल देता हूँ। नवंबर 18 का क्वेश्चन है, न्यू सिलेबस का है। नवंबर 18 न्यू सिलेबस, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या हमारा भाई कुछ बता सकता है? 8 मार्क्स का नवंबर 18 का क्वेश्चन है। मुझे पूरा विश्वास है आप जरूर बताएंगे। मिस्टर गोपी, ये नवंबर 18 का है सर, आप भी स्कैनर से या डाउनलोड कर सकते हैं किसी बुक से, कहीं से, साइट से। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बड़ा अच्छा दे रखा है। मिस्टर गोपी द MD ऑफ LGB लिमिटेड, द कंपनी वांट्स टू वैकेट द पोस्ट ऑफ MD ऑन मार्च 2019 and appoint Mr. लक्ष्मीकांत in place of Mr. गोपी due to hands on experience। मतलब ऐसा नहीं है कि गोपी गलत कर रहा है, सिर्फ लक्ष्मीकांत को रखने का ये पर्पस है कि लक्ष्मीकांत ज़्यादा अनुभवी है ना, बेटर ट्रैक रिकॉर्ड है, गोपी से अच्छा है उसका। सर वाइंडिंग अप का एक पॉइंट रह गया है सेक्शन में, हाँ वाइंडिंग अप का एक पॉइंट रह गया, छूट गया क्या? अच्छा जी, राहुल कुमार, कौन सा बेटा? अरे कौन सा बेटा, छूट गया क्या मेरे से? कोई 6 पॉइंट तो थे। अच्छा बेटा मैं अभी आ जाता, पहले बेटा इस भाई का डाउट है ना बेटा, वाइंडिंग अप। अच्छा वाइंडिंग अप का कोई पॉइंट छूट गया मेरे से। वाइंडिंग अप आइदर बाय ऑर्डर ऑफ NCLT और वॉलंटरली, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी ड्यू टू नेग्लिजेंस और डिफॉल्ट ऑफ डायरेक्टर्स।
क्या छूट गया बेटा, एक बार बता दीजिए ना, चैट में फटाफट बता दीजिए। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं राहुल जी, आप एक एक चीज को पूछते रहते हैं, बताते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है साहब। कौन सा पॉइंट है साहब, बता दो मेरा भाई, जो भी आपके मन में डाउट हो, है ना, कौन सा पॉइंट छूट गया है बता दीजिएगा एक बार, तो हमें भी अच्छा लगेगा, है ना बेटा। कौन सा पॉइंट है जो छूट गया है ना। कोई दिक्कत है, हम बता दीजिएगा, तब तक हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। अगर छूट गया है तो बहुत अच्छी बात है, अभी हम कम ही तो बता दिया ना, इसीलिए लाइव बेटा पढ़ाता हूँ। बुक में 4th पॉइंट में, अच्छा बुक में 4था पॉइंट में, अच्छा सर वाइंडिंग आपका 4th पॉइंट में, बुक में 4था पॉइंट है, अभी दिखा देता हूँ। कितने मतलब बुक में 7 पॉइंट है क्या बेटा, एक मिनट जरा देखिए था बच्चे का, ये है ना, यही है बेटा बुक का 4था पॉइंट का, where the company is being wound up whether by order of, ये लाइन है क्या, whether the company is being wound up whether by order of the tribunal or voluntarily provided the winding up was due to negligence or default of the directors, यही है ना। कोई बात नहीं बेटा, लिखवाया है सर, ये लिखवाया तो है, लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं तो मैं एक बार और देखता हूं। 4 पॉइंट ये हो गए, 4 हो गए, 5वां भी है, वेद डायरेक्टर हैज बीन गिल्टी ऑफ फ्रॉड ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, 5वां भी है, 6ठा भी। कोई बात नहीं सर, आप फोन भी कर सकते हैं, मुझे फोन करके बता सकते हैं, अभी नहीं करिएगा, थोड़ी देर बाद अगर ऐसी कोई दिक्कत हो तो, या फिर मुझे और स्पष्ट बताइए। खैर सर मिस्टर जी इज द एमडी ऑफ एलजीबी लिमिटेड, ये क्वेश्चन है सर, पब्लिक कंपनी है, ऑब्वियस सी बात है। द कंपनी वांट्स टू वैकेट द पोस्ट ऑफ एमडी, टू वैकेट द पोस्ट ऑफ एमडी, एमडी ऑन मार्च 2019 and appoint Mr. Lakshmikant and appoint Mr. L लिख दिया in place of Mr. G। अच्छा 2.30 पे कोई बात नहीं, in place of Mr. G। अभी देख लेता हूँ सर, 4 पार्ट, अच्छा 4 पार्ट रह गया, अच्छा बेटा 4th पार्ट कोई है, अभी करा देता हूँ, है ना, बहुत अच्छा बेटा। अपॉइंट मिस्टर एल इन प्लेस ऑफ मिस्टर जी, ओके बेटा, ड्यू टू मिस्टर एल्स एक्सपीरियंस एंड गुड ट्रैक, मतलब लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग बदल देता होगा, कुछ होगा। द टेन्योर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर गोपी इज अप टू 30 जून, वाओ। द टेन्योर ऑफ मिस्टर गोपी, मिस्टर जी इज अप टू 30 जून, ये लिखा है बेटा, अप टू 30 जून 2023 with the condition that he will get compensation, अच्छा with the condition that, अरे गोपी को भी कह रहा है कि सर अगर हम आपको थोड़ा पहले छोड़ रहे हैं, कंपनी से रिलीज कर रहे हैं, तो हम आपको कंपनसेशन देंगे, with the condition that गोपी यानी जी, मिस्टर जी will get compensation in case of early vacation, ये दे रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जल्दी पढ़िए, फिर आपको आज वाले दिन में थोड़ा जल्दी छोड़ना होता है, कल वाले दिन में लेट तक पढ़ा दिया करूंगा,
थोड़ा सा आजकल थोड़ी एक दूसरी क्लास होती है। जी विल गेट कंपनसेशन इन केस ऑफ अर्ली वैकेशन। मिस्टर गोपी वाज ड्रॉइंग। अच्छा, लगता है गोपी बहुत साल से है बेटा कंपनी में। मिस्टर गोपी या मिस्टर जी लिखिए, नहीं कंफ्यूज होंगे। वाज ड्रॉइंग फॉलोइंग रेमुनरेशन। ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स। अब बच्चे कुछ कहेंगे सर पिछले 5 साल से काम कर रहा है तो 23 तक कैसे रीअपॉइंट नहीं हो सकता? भाई गोपी बहुत सालों से कंपनी में एमडी के पोस्ट पे है। अब कंपनी को एक फ्रेश बंदा चाहिए, पास्ट में भी ये काम कर रहा था, है ना। ये है बेटा, ये इसको 19 में आप हटाना चाह रहे हैं मतलब, और उसका भी टेन्योर है ना 30 जून तक, मार्च में हटाना चाह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ, देखिए बेटा उसका पीरियड हो गया 1 अप्रैल 2019 से, एक बात कर रहा हूँ 31 मार्च 2020, 1 साल है ना, 20 से 21 2 साल, 21 से 22 3 साल, 3 साल 3 महीना इसका भी बाकी है। अप्रैल मई जून, हाँ 3 साल 3 महीना इसका बाकी है। अगर आप सर ऐसे सर फटाफट जोड़ लीजिए, 3 साल 3 महीने इसका भी टेन्योर बाकी है ना। इस 5 साल के लिए पॉइंट हुआ होगा, आप उसको हटाना चाह रहे हैं। कब हटाना चाह रहे हैं आपने देख ही लिया। बताइए बेटा, फ्लोइंग रेमुनरेशन, मिस्टर वाज ड्रॉइंग फ्लोइंग रेमुनरेशन ड्यूरिंग, अब यह दे रखा है लास्ट फाइनेंशियल 5, इतना 5 साल के दिन जो भी नहीं थी, 5 फाइनेंशियल ईयर्स। हमें तो इमीडिएटली 3 साल का लेना है और 3 साल का ही कंपनसेशन मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, 3 साल का लेना और 3 साल का ही कंपनसेशन मिलेगा। यस मेरे बच्चे, यस। अभी बता देता हूं बेटा, अब दे रखा है इसने टेबल, 8 नंबर का है, कितना मजेदार है। काश मेरे एग्जाम में आपके एग्जाम में आ जाए। फाइनेंशियल ईयर, सही बता रहा हूं, काश वाली बात है। फाइनेंशियल ईयर और यहां पे लिखिए रेमुनरेशन। फाइनेंशियल ईयर 14-15, 15-16, 16-17। सर काश की बात है सर, आ जाए तो कितना मजा आएगा, हैं? मजा ही मजा है सर। 17-18 और 18-19, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये बड़ा लिया जाएगा मात्र, क्योंकि 18-19 है ना। आप हटाना कब चाह रहे हैं इसको? 31 मार्च 2019 को हटाना चाह रहे हैं, ठीक तो है। चलिए सर इसका आंसर बताइए, कोशिश करिए। कहीं सर पूरा क्वेश्चन तो लिख दो। रेमुनरेशन रुपीज इन लाख, लैक्स लाख में है बेटा, लैक्स 30 लाख, 35 लाख पर एनम है सर, 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख। वाह, बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव इंसान है यार। मिस्टर गोपी अप्रोचेज टू नो द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, उसको मिलेगा, है ना। व्हाट विल बी आंसर इफ पर्सन इज ओनली एन ऑर्डिनरी डायरेक्टर बट नॉट अ एमडी नॉट अ WTD? सर 2 सवाल पूछा है सर, 2 questions are there, 2 issues are there, 2 issues are there। सिर्फ 2 इशूज हैं। सभी भाई बहन बता दीजिए, फिर मैं ब्रेक दे दूंगा। आज आपने बहुत अच्छा पढ़ा बाकी दिनों की तुलना में, है ना। ए और बी, कंप्यूट अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, तो मैं भी निकाल सकता हूं, ये तो बहुत आसान है। और दूसरा, वेदर जी विल गेट कंपनसेशन इफ ही इज नॉट ए MD, WTD और मैनेजर। मैं तो कहता हूं ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, ऐसा आना चाहिए लॉ का क्वेश्चन। आहा क्या बात है। एवरेज निकालो, एवरेज निकालो बटा, एवरेज निकालिए, एवरेज निकालो पहले। 50, 45, 40 जोड़ लो, 50, 45, 40 जोड़ लो, लास्ट 3 ईयर्स का, है ना बेटा।
50 45 कितना होगा, ये देखो 95, 135, 3 से भाग दे दो, 4 12 15, 45 लाख। मैं समझ गया सर। और इसका टेन्योर कितना बाकी है ये भी निकालो। इसका टेन्योर कितना बाकी है आपको, हम आपका 30 जून तक था, 30 जून तक था आपका, बताइए बेटा। अब बच्चे कहते सर कैसे निकाला आपने, अरे भाई लेटेस्ट लेना ना, इमीडिएटली प्रीसीडिंग लेना है। ये दोनों फिगर तो इन्होंने ऐसे ही दे रखा है बकवास करने के लिए। 5 साल का एवरेज थोड़े निकलता है। लास्ट जिस दिन आपको रिटायर होना पड़ा उससे इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 इयर्स, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 साल का लेना होता है। अब आप मुझे बताइए इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 इयर्स क्या हो सकता है। 16 17 17 18 और 18 19 पिछले 3 साल का निकालिए, क्या हो सकता है, कोशिश करिए, तब ना अच्छा लगेगा बेटा मुझे भी और आपको भी। 18 19 17 18 16 17 3 साल का हो गया, ले लीजिए 50 45 40, है ना। वेदर जी विल गेट कंपनसेशन इफ इज नॉट ए MD WTD मैनेजर, क्या जी को कंपनसेशन मिलेगा, है ना। तो इसका जवाब होगा नहीं मिलेगा। तो आंसर कैसे करेंगे, आंसर बताइए। स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ टेन्योर। जवाब नहीं देंगे आप लोग, मैथ के स्टूडेंट होकर फटाफट बताइए। कैलकुलेशन ऑफ टेन्योर फॉर विच compensation will be given। अब मुझे उम्मीद है आप निकाल सकते हैं। बाद में एवरेज सैलरी निकाला जाएगा, एवरेज रेम्युनरेशन, और तब निकाला जाएगा एक्चुअल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ टेन्योर फॉर विच कंपनसेशन विल बी गिवन। जो टेन्योर है जिसका आपको कंपनसेशन मिलेगा, फटाफट बताइए, फटाफट। नहीं बताना चाहते हैं बताइए। लिस्ट ऑफ दीज टू अनएक्सपायर्ड पीरियड, एक्सपायर्ड नहीं अनएक्सपायर्ड पीरियड, और थ्री ईयर्स। विचेबल लिस्ट लिखा हुआ है, कोई बात बेटा हम प्रेजेंट कर देते हैं, ऐसा क्या दिक्कत हो गई। आप लोग नहीं बताना चाहते हैं तो हेयर अनएक्सपायर्ड पीरियड इज सर, इसको कब तक रहने का मौका मिल सकता है, 30 जून का। तो 30 जून 2023 तक रह सकता है, और हटाने की बात है मार्च 2019 में। तो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 1 साल हो गया। फिर 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 2 साल हो गया। फिर 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2000 है ना 22 3 साल हो गया। तो इस तरह से देखेंगे भाई, देखो ना 19 में हटा रहे तो 19 20 1 साल हो गया, 20 21 2 साल हो गए, 21 22 3 साल हो गए, 22 23 4 साल हो गए। 4 साल ये तो बहुत हो गया बेटा, 4 साल 3 महीना हो रहा है मेरे को। सही तो देखिए तो अनएक्सपायर्ड पीरियड यहां से यहां तक कितना होगा, 1/4/2019 से 30 जून 2023, ये तो 4 साल हो रहा है सर। इज 4 years 3 months, 4 years and 3 months। यस बेटा, राखी जी ने जवाब दे दिया। तो हमें लेना कितना है राखी जी बताइए ना। पीरियड हमारा 4 साल 3 महीना है, बहुत जल्दी हटा रहा है। लेकिन पिछला बच्चे फिर सर इतना जल्दी हटा रहा तो उतना सैलरी उसको मिला कहाँ से यार, पीछे 2-4 टर्म से कंटिन्यू रहा होगा। इस वाले टर्म में थोड़ा कंपनी उसको जल्दी हटा दे रही है, और क्या। सो द मैक्सिमम टेन्योर फॉर विच
मैक्सिमम टेन्योर फॉर विच बताइए, आपको एक हैबिट डेवलप करा दिया कि नहीं लॉ पढ़ने का, एक दिन के मैराथन में आप पढ़ जरूर लेंगे, वो टीचर को फायदा है। अब आप मैराथन सीखेंगे ना। अगर अब मैं 4 घंटे का मैराथन कराऊंगा, आपका मैराथन लॉ का डायरेक्टर्स का कराऊंगा, अभी एक पहला चैप्टर पढ़ाने दीजिए, सिर्फ डायरेक्टर का मैराथन अपलोड करूंगा 8 घंटे 4 घंटे का, 4 घंटे का नोट्स बना के लाऊंगा और मैराथन कराऊंगा कि भैया देखो डायरेक्टर्स के सेक्शन जहां से शुरू होते हैं और जहां पे खत्म होते हैं 4 घंटे 5 घंटे में पूरा आपका रिवाइज कराऊंगा, है ना। तब आप लोग को चिलवाऊंगा मैं वहां पे। सो द मैक्सिमम टेन्योर फॉर विच कंपनसेशन विल बी ग्रांटेड। ऐसे नहीं बेटा, अब हमने शुरू कर दिया है बेटा, रुकना नहीं है। विल बी फॉर 3 years ओनली। दूसरा सर, मैक्सिमम जो टेन्योर है फॉर विच कंपनसेशन विल बी फॉर 3 years ओनली। मैक्सिमम जो कंपनसेशन मिलेगा वो 3 साल का ही मिलेगा, उससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। आगे देखिए, अगर आप में अच्छा समझ में आए तो अच्छा लगता है ना, है ना बेटा। ध्यान दीजिए, नहीं समझ में आए तो बुरा लगता है। बताइए बेटा, है ना बेटा, ध्यान दीजिए। ओके बेटा, ध्यान दीजिएगा। अगर आप सभी भाई बहनें बताएं तो मुझे भी अच्छा लगेगा। कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज सेल या रेमरेशन एवरेज कैसे निकालते हैं मैं बता दूं। 3 years और सच शॉर्टर पीरियड इफ नॉट अवेलेबल 3 years फॉर कैलकुलेटिंग। कैसे इनकम टैक्स पढ़ते थे तो उसमें ऐसा होता था ना कि सैलरी का क्या मतलब होगा, डीए जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, खैर ये अलग है। फॉर कैलकुलेटिंग कंपनसेशन अंडर सेक्शन 202 remuneration is taken as average remuneration earned, ऐसे लिख लो, remuneration earned in last 3 preceding financial year before the date of लॉस ऑफ ऑफिस। जिस फाइनेंशियल ईयर में हो उसके एक दिन, उस दिन से पहले वाला, है ना। अब आप ये मत सोचिएगा कि सर 31 मार्च को हो रहा है ना, इसमें कहाँ दिया, सीधा लिखा है मार्च में इसको हटाया जाएगा, है ना। तो आप गलत ले रहे हो सर, 18-19 छोड़ दो क्योंकि 18-19 तो खत्म हो रहा होगा ना। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, ठीक सटा हुआ है ना बेटा। इफ लिख सकते हैं हेयर एवरेज रेमरेशन विल बी एवरेज ऑफ किसका 40, मतलब पहले अच्छे से लिखो, 50 + 45 + 40 डेट इज 35। कितना हुआ बेटा ये? 35 नहीं होगा, ज्यादा होगा ना, 135 था, नहीं 4 × 12 वही होगा बेटा। 40 40 40 35 कैसे निकाल दिया हमने, 45 होगा ना, 4 × 12 45 लाख। और आप इसको करते रहिएगा अपना, है ना। कंपनसेशन कितना होगा ये आपको पहले से पता है, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन अमाउंट ऑफ कंपनसेशन कितना होगा आपको पहले से पता है ना। टेन्योर निकल चुका है 3 × 45 135 लाख का। ठीक है जी, आज आप लोग अब घर जाइए, मजे करिए, और मैं आपका एक डाउट का जवाब देकर घर जाऊंगा, है ना।
अभी आप घर क्या जाइए, आप तो घर ही पे बैठे हुए हैं, है ना, अपने ऑफिस जाइए, कुछ और सब्जेक्ट की तैयारी करिए। ओके दोस्तों, कुछ और सब्जेक्ट की तैयारी करते चलिए, है ना बेटा। ओके बेटा, आगे देखिए, है ना बेटा, ध्यान दीजिएगा। जी बेटा ध्यान दीजिएगा बेटा, एक छोटी छोटी बात है, अगर आप लोग समझ में आ गए तो मुझे भी बताइएगा और उससे हम सभी भाई बहनों को फ़ायदा होगा। चलिए बेटा, ओके दोस्तों, धन्यवाद आप सभी भाई बहनों का। ये लाइन आपको समझ में आए तो बताइएगा, है ना, ये एक चीज़ समझाया आपको। और एक दोस्त का एक डाउट है, मैं उनकी डाउट छोड़ूंगा नहीं। 2.3 में कुछ लिखा है, अच्छा जी, ओके ओके, ये लाइन आपने शायद ये करे थे ना सर, छूट गया, सॉरी बेटा। नो सच, अच्छा no compensation is being wound up, company is being, no such payment of compensation can be made if winding of the company is connected whether before the due date on which he ceases to hold office within 12 months after the date on which he ceases to hold office, if the assets of winding up are not sufficient to repay the shareholders capital contributed by them। बहुत अच्छा बेटा, रिमाइंडर ऑफ हिज टर्म और 3 ईयर्स, ये सब तो दे ही रखा है। नो कंपनसेशन, कंपनी बीइंग वाउंड अप करा, कंपनी अगर बंद हो रही तो नहीं मिलेगा कंपनसेशन। कोई बात नहीं, इसको आप देख लीजिएगा, फिर भी अगर आपको दिक्कत हो तो जरूर मैं बताऊंगा। अब इसको आप एक बार देख लीजिए क्या है इसमें, कुछ थोड़ी छोटी सी बात लिख रहा है कि कंपनसेशन कब नहीं मिलेगा, है ना। नो सच पेमेंट ऑफ कंपनसेशन कैन बी मेड इफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी इज कमेंस्ड वेदर बिफोर द डेट ऑन विच ही हैज सीज्ड टू होल्ड। अच्छा, एक बार देख लीजिएगा, अगर आपको फिर भी दिक्कत हो तो मैं ज़रूर से हेल्प करूंगा। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप सभी भाई बहनें इसके उसको छोड़ दीजिएगा। 203, 204, 205, वाओ, चलो आपने ये सब तो ख़त्म कर लिया। अब अगली क्लास में ये सब पढ़ा दूंगा और फिर चैप्टर कल तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आगे जब टाइम मिलेगा तो हम फर्स्ट चैप्टर आपका कराएंगे। फर्स्ट चैप्टर क्या है अभी बताता हूँ सर। ओके साहब, ओके जी, धन्यवाद आप सभी भाई बहनों के, आप मज़े करिए। ओके साहब, जी साहब, अब आप, है ना, ब्रेक लीजिए और उसके बाद हम लोग फिर अगली क्लास में कल मिलते हैं सर आपसे।